खंडहर और अबेंडन जगहों के बारे में कई तो ऐसी बातें होती हैं जिसके कारण हम अपनी आंखें उनसे दूर नहीं रख सकते, चाहे उन्हें 1000 साल पहले खाली कर दिया गया हो या हाल ही में। जगह सवालों से घिरे हुए होते हैं जिनके आपको जवाब चाहिए, और ये जगह जितनी ज़्यादा बड़ी हो आपके सवाल भी उतने ही बड़े होंगे। तो इसी के साथ आइए हम जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े अबेंडन शहर, कस्बों और स्थानों के बारे में। प्लायमाउथ मोंटसेराटा। अक्सर ऐसा नहीं होता कि जो शहर कभी कैपिटल हुआ करता था वो पूरी तरह से किसी भूतिया जगह में तब्दील हो जाए, लेकिन ऐसा ही कुछ प्लायमाउथ के साथ हुआ, जो मोंटसेराट आइलैंड पर स्थित है। केवल 102 किलोमीटर स्क्वायर का होने के बावजूद इस कैरिबियन आइलैंड पर कभी 13,000 लोग रहा करते थे, लेकिन 1995 में कुछ ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस आइलैंड के दक्षिणी भाग में निष्क्रिय सोएरेरे हिल्स ज्वालामुखी सक्रिय हो गया। वहां से भारी मात्रा में विस्फोट होने लगा और राख का ढेर पास के शहरों में जमा होने लगा, जिसके कारण यहाँ रहने वाले लोगों को ये जगह खाली करनी पड़ी। और ये विस्फोट अगले 2 साल तक होते रहे, जिसके कारण 8,000 लोगों को ये जगह जबरन खाली करनी पड़ी। लेकिन 1997 में यहाँ पर इस हद तक विस्फोट हुए जिसने पायरोक्लास्टिक प्रवाह और लहरों को ट्रिगर किया और इसने पूरे शहर को जलाकर रख दिया। और आज ये 4.6 फीट राख से ढकी हुई है। यहाँ आप प्लायमाउथ लाइब्रेरी की ढह गई छत के साथ साथ हजारों घरों को देख सकते हैं जहाँ कभी लोग रहा करते थे। ऐसा लगता है जैसे धरती इस जगह को निगल गई है। उस समय से द्वीप के दक्षिणी भाग को निरंतर ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण एक बहिष्कृत क्षेत्र के तहत रखा गया। प्लायमाउथ के विनाश ने द्वीप के लिए बड़ी आर्थिक समस्याएं पैदा की और 1997 के अंत तक 1200 से कम लोग वहां रहे। और आज भी इस बहिष्कृत क्षेत्र में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। आज तक प्लायमाउथ को कैरिबियन के पोम्पेई के रूप में जाना जाता है। इसलिए किसी भी थ्रिल पसंद करने वाले टूरिस्ट को मैं ये बात कहना चाहूंगा जो उन्हें नोट करनी चाहिए, वो ये है कि यहाँ जाने से पहले आप अपना इंश्योरेंस करवा लें। अब इससे पहले कि हम किसी और थ्रिलिंग जगह पर आपको लेकर चलें, क्यों ना आप अपने कर्सर को हमारे लाइक और सब्सक्राइब बटन के पास घुमा दें, क्योंकि हम रोज ही ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते हैं जहां हम अबैंडन्ड थीम पार्क्स जिनके बारे में आपको पता नहीं है उनसे लेकर उन रहस्यमय जगहों के बारे में बात करते हैं जिन्हें गूगल ने सेंसर कर दिया है। तो आखिर तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज मैं आपको और भी ऐसे वीडियोस दिखाने वाला हूं जो आपका दिल दहला देंगे। फोर्ट लेडिया, ब्राजील। एक प्रसिद्ध कहावत है जिसमें कहा गया है कि अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसलिए जब मैं आपको फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हेनरी फोर्ड्स यूटोपिया के बारे में बताता हूं कि उन्होंने अहंकार से फोर्ट लेडिया नाम लिया, तो आप समझ गए होंगे कि उनके साथ आगे क्या हुआ था। 1928 में फोर्ड के पास रबर के लिए काफी पैसे दे दिए थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अमेज़न के जंगल में एक नया वेंचर सेटअप करें, जिसके लिए उन्होंने एक शहर का निर्माण करने के बारे में सोचा और तो और उसका निर्माण अपने तरीके से शुरू कर दिया। इसीलिए अमेज़न के बीच में उन्होंने एक अजीब तरह से वेस्टर्न थीम्ड वर्कशॉप सिटी का निर्माण किया, जिसमें वे अपने 2000 होने वाले वर्कर्स और उनके परिवार को पनाह दे सकें। लेकिन उनके इस प्रोजेक्ट को इसकी मूर्खता की वजह से बंद कर दिया गया था। उनके अमेज़न मैनेजर्स ने लोकल से सलाह मशवरा किए बिना काम किया, जिसके कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ। फोर्ड ने जो वेस्टर्न एथिक्स यहाँ पर लागू किए उसमें शराब पीना अलाउड नहीं था और खाने में ओटमील की स्ट्रिक्ट डाइट, कैंड पीचेस और ब्राउन राइस ही अलाउड थे, जिसने भयावह दंगों को जन्म दिया। फोर्ड को 1934 में इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा, लेकिन उनके पास अभी भी यहाँ के राइट्स थे, इसलिए कुछ बदला भी नहीं जा सकता था, ना ही मेंटेन किया जा सकता था। मजदूरों ने भी इस जगह को खाली कर दिया। तब से जगह बर्बादी की राह पर है। आज भी आप फेमस फोर्ट लेडिया के खाली जंगल सिटी को देख सकते हैं, जहां बस कुछ ही लोग रहते हैं जो कि इस 90 साल पहले छोड़ी हुई बिल्डिंग में रह रहे हैं। और इस बात को तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये रबर सिटी फिर कभी स्थापित की जा सकेगी। गुंगकुंग जिमा। इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जिसका इतिहास गुंगकुंग जिमा जैसा होगा, जिसे बैटलशिप आइलैंड के रूप में जाना जाता है। इसे 1900 की शुरुआत में मित्सुबिशी द्वारा बनाया गया था और इसे रिच सबमरीन कोल डिपोजिट के ऊपर बनाया गया था। 1941 में यह आइलैंड प्रति वर्ष 4 लाख टन कोयले का उत्पादन कर रहा था। यहाँ पर काम करने वाले श्रमिकों और उनके परिवार वालों के लिए घर बनाए गए थे। और कुछ इसी तरह से 1 वर्ग किलोमीटर की छोटी चट्टान को जीवन के विशाल केंद्र में बदल दिया गया। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, स्कूल्स, रेस्टोरेंट और कोर्टयार्ड्स तक यहाँ पर बनाए गए और 1950 तक यहाँ पर 6000 लोग रहने लगे थे। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ का कोयला खत्म हो गया और मित्सुबिशी ने यहाँ की खदान को बंद कर दिया और सब ने इस जगह को खाली कर दिया और लोग यहाँ से बस वही चीजें ले गए जो कि जरूरी थी। समुद्र में तैरते ढहते शहर को जापान के तेजी से औद्योगिकीकरण के प्रभावों की याद के रूप में छोड़ दिया गया था।
लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। इसके पीछे एक और कहानी है जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कोरियन सिटीजन्स एंड चाइनीज प्रिजनर्स को यहाँ पर जबरदस्ती खदानों में मजदूर की तरह रखा जाता था। बुरे हालातों में काम करने की वजह से और साथ ही कुपोषण और थक जाने के कारण कहा गया कि 1930 से लेकर वॉर खत्म होने तक यहाँ कम से कम 1000 लोगों की जान गई। अगर आपको ये जगह डरावनी लगती है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जगह सचमुच डरावनी है। विटनूम ऑस्ट्रेलिया। अपने चरम पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का विटनूम कम से कम 20,000 लोगों का घर था। ये नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर भी था और एक संपन्न उद्योग की पीठ पर एक माइनिंग कम्युनिटी कैसे बनाई जा सकती है, इसका शानदार उदाहरण है। लेकिन अफसोस की वो इंडस्ट्री एस्बेस्टोस की थी और खाकार के ब्लू एस्बेस्टोस जिसे उस समय सभी चीजों में इस्तेमाल किया जाता था, सिगरेट के फिल्टर से लेकर ब्रेक पैड्स में भी। आप में से जिन भी लोगों को पिछले 50 सालों से इसके बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, एस्बेस्टोस के फाइबर्स के कारण लंग डिसीज और कैंसर होता है, जिसके कारण सांस लेने में परेशानी होती है और आखिरकार मृत्यु हो जाती है। अफसोस की बात है कि विटनूम के निवासी इस अपवाद से बचे ना रह सके। एस्बेस्टोस के खतरों के बारे में पता चलते ही विटनूम माइंस का प्रॉफिट कम होता चला गया और 1966 में इसे परमानेंटली बंद कर दिया गया। लेकिन नुकसान तो पहले ही हो चुका था। फुटेज में आप जो विशाल आवंटन देख रहे हैं वो जमीन के ब्लॉक दिखाते हैं जहाँ सैकड़ों घर हुआ करते थे, जिनमें से सभी को ध्वस्त कर दिया गया था क्योंकि उनमें एस्बेस्टोस था। हालांकि कई लोगों ने इस असुरक्षित क्षेत्र को छोड़ दिया, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर 2000 से भी ज्यादा लोगों की मौत एस्बेस्टोस से जुड़ी बीमारियों के कारण हुई। हालांकि 2019 में भी यहाँ आपको कुछ जिद्दी निवासी देखने को मिल जाएंगे। भले ही सरकार उन्हें ना तो बिजली दे रही है ना ही पानी, फिर भी वे यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन अफसोस कि गूगल मैप्स ने आपको ढूंढ लिया है। वरोशा साइप्रस। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल होता है कि कभी टूरिस्ट से भरा शहर जहां कभी मर्लिन मोनरो, रिचर्ड बर्टन और एलिजाबेथ टेलर जैसे मशहूर लोग आया करते थे, वे भी स्टाइल से बाहर जा सकते हैं। लेकिन अफसोस कि इस जगह के साथ ऐसा हुआ, लेकिन इसमें किसी की पसंद शामिल नहीं थी। 1970 में वरोशा साइप्रस दुनिया का सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हुआ करती थी, जहां आपको कई सुंदर सी साइड रिजॉर्ट्स और वर्ल्ड क्लास अकोमोडेशंस देखने को मिलते थे। यहां पर कम से कम 39,000 लोग रहा करते थे। साथ ही में यहां पर 45 होटल्स, 60 अपार्टमेंट होटल्स, 99 एंटरटेनमेंट की जगह थी और 21 बैंक भी। लेकिन 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण इसने 1974 के साइप्रस तख्तापलट को देखा और साइप्रट और तुर्किश आर्मीज को समुद्र तटों के पास आना पड़ा और लोग बीच में फंसे रह गए। सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे और तब से इस जगह को फेंस में ही रखा गया है और इस जगह को द्वीपों के शेष समुदायों के बीच एक बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन 40 वर्षों में सिर्फ मिलिट्री और यूएन पर्सनल को ही अंदर जाने की अनुमति है। यहाँ तक कि फर्स्ट डिग्री मिलिट्री जोन में तस्वीरें तक लेना अलाउड नहीं है और इसे कानून का उल्लंघन कहा जाता है। और यही बात इस ड्रोन द्वारा ली गई फुटेज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। यूजियापू चीन, चाइनीज घोस्ट सिटी का हम आपको एक उदाहरण देते हैं। ये है यूजियापू, जिसे न्यूयॉर्क को टक्कर देने के लिए बनाया गया था। इस सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को मैनहट्टन के दृश्य के आधार पर बनाया गया था, लेकिन ये टियानजिन के बीच में स्थित है। लेकिन अफसोस कि अपने सफल बड़े भाई ऑर्डोज के विपरीत यूजियापू बड़ी मुसीबत में है। चाइनीज लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अब इन सिटी को बनाते हुए कर्जों में डूब रहे हैं। ऑफिशियल अकाउंट्स का कहना है कि अभी तक इस दूसरे मैनहट्टन को बनाने में 4.5 ट्रिलियन खर्च हुए हैं और गिनती अभी भी जारी है। और अनऑफिशियल एस्टिमेट्स का अनुमान है कि इसे बनाने में शायद 10 ट्रिलियन तक खर्च हो सकता है। चीन ने हमेशा ही मेगा सिटी बनाने के लिए उधार लिया है। उन्होंने जमीन डेवलपर्स को बेची ताकि वे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में थोड़ी सी बचत कर सकें और इस जगह के बन जाने के बाद जो पैसे आएंगे इससे कर्ज को भर दिया जाएगा। लेकिन चाइना गंभीर आर्थिक मंदी के बाद उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए ये जगह अभी तक 1/5 ही भरी है और इसके कारण देश के बैंक बैलेंस को बहुत बड़ा खतरा है। यूजियापू के नए शॉपिंग मॉल आज भी खाली हैं, यहाँ के घर भी सुनसान हैं और कई 6 लेन वाले रास्तों पर तो क्रॉसिंग के निशान भी नहीं है क्योंकि इन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। माफ करना चाइना, लेकिन ये नकल चापलूसी से बहुत दूर है। क्रेको इटली। जिद्दी 2 प्रकार के होते हैं, नियमित जिद्दी और इतालवी जिद्दी। मुझ पर विश्वास नहीं होता तो इस बात को हम क्रेको गांव के इतिहास से प्रूव करेंगे। ये एक इटालियन हिल टॉप शहर है जिसे जीसस से भी ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ा है और देवताओं के लिए ही यहाँ पर पैशन ऑफ द क्राइस्ट का एक हिस्सा भी फिल्माया गया है। क्रेको का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था और पूरे मध्ययुगीन काल में उन्होंने आने वाली सेनाओं के राजनीतिक दुराचार के हमलों की लहर पर लहर का सामना किया।
जैसा कि आप देख सकते हैं, इन बिल्डिंग्स ने अभी भी अपनी संरचनाओं को बरकरार रखा है और पहाड़ के ऊपर स्थित होने की वजह से ये अपने आप को आने वाले अटैक से बचा पाने में सक्षम था। यहाँ तक कि 1656 में प्लेग भी यहाँ के गांवों को खाली कराने में सक्षम था। सब कुछ 1963 तक ठीक था, लेकिन प्रकृति ने इस बार यहाँ पर ऊधम मचाने की कोशिश की और यहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड्स और भूकंप आते रहे, जिसके कारण यहाँ रहने वाले 1800 लोगों को मजबूरी में जगह खाली करनी पड़ी। और अपने आखिरी दाव में तो प्रकृति ने हद ही कर दी जब यहाँ पर भूकंप ने जोरदार दस्तक दी और इस जगह को रहने के लिए सुरक्षित बना दिया। हालांकि इन सब के बावजूद ये शहर आज भी इस पहाड़ी के ऊपर है। क्या मेरे अलावा किसी और को भी यहाँ पर मिडल फिंगर की आउटलाइन नजर आ रही है? बुर्ज अल बाबास, हर आदमी का घर उसका महल होता है, लेकिन कुछ किस्सों में ये महल कभी घर नहीं बन पाते। इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो किसी नॉवल का सीन नहीं है, लेकिन $200 मिलियन का बुर्ज अल बाबास नाम का एक भूतिया शहर है। इसे इस्तांबुल और अंकारा के बीच बनाया गया है और इस खाली शहर में 732 सामान डिज्नी एस्क शैटो के आवंटन शामिल हैं। वास्तविकता में तो इसे अमीर लोगों के लिए बनाया गया था। मजदूरों ने यहाँ के 587 घरों को $5 लाख में बनाया था, लेकिन अफसोस कि उनकी कंपनी 2018 में बैंकरप्ट हो गई। कई राजनीतिक संकटों के बावजूद टर्किश करेंसी कमजोर होने लगी, जिसके कारण बड़े व्यवसायों के लिए विदेशी ऋण चुकाना मुश्किल हो गया, जिसके कारण इस देश में चल रहे कई प्रोजेक्ट्स को बंद करना पड़ा। हालांकि इनमें से कोई भी इतना भयानक नहीं था। अंटार्कटिका का धोखे का द्वीप। वैसे सुनने में तो ये नाम किसी जेम्स बॉन्ड फिल्म का हिस्सा लगता है, लेकिन अंटार्कटिका के इस धोखे वाले आइलैंड पर खराब हालात में मौजूद ये बिल्डिंग किसी मूवी सेट का ही हिस्सा लगती है। अंटार्कटिका का ये छोटा द्वीप कभी नॉर्वे चिली व्हेलिंग स्टेशन का बेस था, जिसे 1931 में अबेंडन कर दिया गया था, क्योंकि तब व्हेल ऑफ ऑयल की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली। वास्तव में आप जो ये बड़े जंग लगे हुए सिलेंडर्स देख रहे हैं ना, वो कभी जायंट बॉइलिंग टैंक्स हुआ करते थे, जिन्हें व्हेलर्स द्वारा व्हेल के शवों से तेल निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये आज भी यहाँ पर बीचेस आपको देखने को मिलेंगे, जिसके साथ आपको कुछ टूटी फूटी वुडन बिल्डिंग्स जिसके इंटीरियर्स की हालत खराब है, और यहाँ पर आपको कुछ सड़ती हुई बोट्स भी नजर आएंगी, और यहाँ पर एक छोटा सा कब्रिस्तान भी है। हालांकि 1940 में ब्रिटिश इसे मेट्रोलॉजिकल स्टेशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया करते थे, और साथ ही में कुछ और स्टेशंस भी चिली में स्थापित किए गए थे। 60 के दशक में यहाँ पर फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए एयरक्राफ्ट हैंगर भी स्थापित किया गया, और इसके अवशेष आपको आज भी देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जमीन किसकी है? इस विवाद ने यूके, चिली और अर्जेंटीना के बीच काफी बहस हुई, लेकिन इससे पहले इस आइलैंड ने सारा मामला अपने हाथ में ले लिया। और जैसे कि इस आइलैंड के नाम से पता चलता है कि ये एक धोखा देने वाला आइलैंड था। वास्तव में ये आइलैंड एक राज पर बैठा हुआ था, और वो राज था सुलगता हुआ ज्वालामुखी। 1967 और 1969 में यहाँ पर 2 बड़े विस्फोट हुए, जिसने लगभग सभी बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया, और सभी को मजबूरी में जगह खाली करनी पड़ी। और अपने सक्रिय ज्वालामुखी पर बिल्डिंग्स बनाने की गलती से सीखकर इस जगह को यूं ही वीरान छोड़ दिया गया। हाँ, लेकिन इस आइलैंड पर आपको कुछ चिन स्ट्रैप पेंगुइन देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर कब्जा कर रखा है। टाइम्स बीच मिसौरी। टाइम्स बीच मिसौरी के इस छोटे से शहर में कभी 2200 लोग रहा करते थे, लेकिन जब आप अपडेटेड मैप्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर कभी कोई रहा ही नहीं करता था। तो भला यहाँ मौजूद बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हुआ? तो पता चला कि 1970 में इस शहर में एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया गया था, ताकि यहाँ के रास्तों पर वेस्ट ऑयल का छिड़काव किया जा सके, जिससे शहर के धूल मिट्टी के लेवल को कंट्रोल में रखा जा सके। लेकिन जैसा कि मैं और आप जानते हैं, ये विचार काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन ये सुनने में जितना अजीब लगता है उससे भी ज़्यादा अजीब था। एक बात जो निवासियों को पता नहीं थी वो ये कि कॉन्ट्रैक्टर ने इस तेल में एक इंडस्ट्रियल वेस्ट बाय प्रोडक्ट भी मिक्स किया था, जिसका नाम था डायोक्सिन, और शायद उसे ये भी पता नहीं था कि काफ़ी जहरीला होता है ये। उसने ये प्रोडक्ट लगातार 4 सालों तक पूरे शहर में छिड़का, जिसके कारण कई जानवरों की मौत हुई और कुछ लोकल्स में भी पॉइजनिंग के केसेस देखे गए। 1982 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी द्वारा किए गए सॉइल टेस्ट से पता चला कि यहाँ पर जहर की मात्रा सेफ लेवल से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन तभी यहाँ कर्मा ने रौद्र रूप अपनाया। सैंपल कलेक्ट किए जाने के दूसरे दिन यहाँ की लोकल नदी में बाढ़ आ गई। डायोक्सिन ने पूरे शहर के पानी को दूषित कर दिया था और यहाँ के निवासियों को उनके घर वापस न आने की सलाह दी थी, और तो सभी को यहाँ से किसी भी सामान को ले जाने के लिए भी मना कर दिया गया था। लोगों को जबरन ये घर खाली करने पड़े, जिसके कारण $36.7 मिलियन का नुकसान हुआ। फिर भी इस शहर में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन था, जिसके कारण यहाँ के सभी घरों को तोड़कर जलाना पड़ा, और इस पूरी साफ सफाई में $200 मिलियन का खर्चा हुआ। और अब इस जगह पर 66 रूट स्टेट पार्क हैं, वो जगह जहाँ कभी लोग अपने घरों में रहा करते थे। अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान।
तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल वैसे तो पूरी तरह सुनसान नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लग सकता है क्योंकि अशगाबाद की विशाल इमारतें और विशाल सड़कें यहाँ की आबादी जो कि 1 मिलियन लोगों से भी कम है उन्हें समाने के लिए बनी थी। लेकिन देखने में ये आपको इस तरह से खाली प्रतीत होगी जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये शहर बेहद ही सुंदर है और यहाँ पर आपको कई भव्य डिजाइन्स भी देखने को मिलेंगे, और तो और यहाँ पर आपको दुनिया की सबसे ज्यादा मार्बल की बिल्डिंग्स भी देखने को मिलेंगी। अगर आंकड़ों में बात करें तो यहाँ पर 543 इमारतें हैं और यहाँ के बारे में बताने के लिए और भी कई बातें हैं। इस शहर में आपको दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर फेरिस व्हील है और तो और सबसे बड़ा आर्किटेक्चरल स्टार भी देखने को मिलेगा। लेकिन इन सभी अजीबोगरीब सौम्य उपाधियों के बावजूद बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो इन जगहों को देख पाते हैं, क्योंकि बहुत से टूरिस्ट ने ब्लॉग्स और डॉक्यूमेंट्रीज में ये कमेंट किया है कि यहाँ की सड़कें आपको अविश्वसनीय रूप से खाली दिखती हैं। यहाँ के पार्क भी हमेशा शांत नजर आते हैं और ये बड़े बड़े रास्ते खाली, और यहाँ के चमचमाते स्मारकों को भी देखने के लिए बहुत ही कम लोग आते हैं। और ऐसा शायद इस देश की ओसीडी प्रेरित कानूनों की वजह से है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गवर्नमेंट खुद को उन सभी चीजों से छुटकारा पाएगी जो उस कैपिटल को गंदा करेंगी या फिर बिना सलीके का बनाएगी। इसका मतलब है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, गंदी कार चलाना या फिर कोई और भी गाड़ी जो सफेद नहीं है उसे यहाँ इस्तेमाल किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इतने सख्त नियम के साथ यहाँ की अलगाव और गोपनीयता की अपनी संस्कृति के कारण इसमें कोई शक नहीं है कि ये शहर किसी खाली शहर जैसा प्रतीत होता है। हालांकि शहर देखने में काफी सुंदर है। किटसॉल्ट कनाडा। पहली नजर में ब्रिटिश कोलंबिया के शहर की पेड़ों से सजी सड़कों पर घरों की साफ सुथरी पंक्तियां देखकर आपको लगेगा कि ये जगह रहने के लिए परफेक्ट है। यहाँ पर आपको शॉपिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी, बार्स और यहाँ तक कि एक थिएटर भी मिलेगा। भले यहाँ की लाइट्स आपको चालू दिखें, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई रहता नहीं है। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में किटसॉल्ट के नाम से जाना जाने वाला ये शहर, जिसके बनने के 18 महीने बाद ही इसे खाली कर दिया गया था, यहाँ पर 1982 के बाद से कोई नहीं रह रहा। इस क्षेत्र में मॉलिब्डेनम नाम की एक बहुत ही बेहतरीन खोज के बाद जल्द से जल्द इसे बनाने का काम 1979 में शुरू किया गया था और इस खनिक को खोदने के लिए यहाँ पर 1200 खनिकों और उनके परिवारों को बुलाया गया। और फिलिप्स डॉज कॉर्पोरेशन, जिन्होंने इन लोगों को एम्प्लॉय किया था, उन्होंने $250 मिलियन की एक कम्युनिटी बनाई थी ताकि उन्हें एक घर दिया जा सके। लेकिन 2 सालों से भी कम समय में मॉलिब्डेनम की कीमतें कम हो गईं और यहाँ से पैसों का उत्पादन कम होने लगा, जिसके कारण यहाँ रह रहे लोगों ने 6 महीनों के अंदर पलायन शुरू कर दिया। लेकिन इसके चांसेस कि आगे जाकर मॉलिब्डेनम की कीमत बढ़ेगी, इसीलिए वहां पर एक केयर टेकर रखा गया। उसका काम था कि वो इन सभी घरों को मेंटेन करके रखे, इन घरों में किसी भी तरह के नुकसान को होने ना दे, ताकि प्रकृति इन घरों को अपने में ना संभाले। इसके बाद इस शहर को 2005 में करोड़पति कृष्णन सुथनथिरन द्वारा $5.7 मिलियन में खरीद लिया गया और उनका प्लान था कि वो इस शहर को उनकी रौनक वापस लौटा सकें। लेकिन 15 सालों के बाद भी यहाँ के घर पुराने लगते हैं और खाली भी रहते हैं, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। नागोरो, जापान। हालांकि ये दुनिया की सबसे बड़ी अबैंडन्ड जगहों में से एक तो नहीं है, लेकिन जापान का ये नागोरो गांव निश्चित रूप से सबसे अजीबोगरीब जगहों में से एक है। यहाँ पर 1950 में सिर्फ 300 लोग रहा करते थे। 2019 में अब यहाँ पर सिर्फ 27 लोग रहते हैं। और तो और यहाँ की सुनसान सड़कों पर शायद ही आपको कोई चलता हुआ नजर आए, लेकिन आपको जो अजीब चीज़ यहाँ पर देखने को मिल सकती है वो है लाइफ साइज डॉल्स, जो यहाँ पर लगभग सभी जगहों पर हैं। इन्हें यहाँ रहने वाले निवासी त्सुकिमी अयानो द्वारा बनाया गया था ताकि वे इस जगह के खालीपन को भर सकें। यहाँ पर युवाओं के लिए कम अपॉर्चुनिटीज, लिमिटेड रिसोर्सेज और साथ ही इस जगह का असुविधाजनक होना, इन सभी कारणों के कारण यहाँ आपके बच्चे और युवा परिजन देखने को नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट यहाँ के स्कूल्स में भी आपको दर्जनों गुड्डे गुड़ियाँ क्लास के शुरू होने का इंतजार करते मिलेंगे। साथ ही इस तरह के पुरानी मीटिंग की जगह भी इन रोज से भरे हुए सिटीजन ने ले ली है। वहीं कुछ को तो आप बाइक पर भी देख सकते हैं, तो कुछ को इन खाली सड़कों के किनारे बैठा हुआ देख सकते हैं, कुछ को तो आप त्योहारों में भाग लेता हुआ भी देख सकते हैं। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि ये इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। पिरामिडेन, नॉर्वे। जब कोई भी नॉर्वे के छोटे से आर्कटिक शहर पिरामिडन में जाएगा, उसे देखकर यही लगेगा कि इस जगह को रातों रात खाली किया गया है। लेकिन इस जगह के अवशेष बाकी दुनिया से काफी अलग हैं। स्वालबार्ड पर स्थित ठंड की स्थिति ने इस भूतिया खनन के शहर को 1990 के दशक से अच्छी तरह संरक्षित कर रखा है। अनुमानों का मानना है कि इसे खराब होने में और 500 सालों का समय लगेगा। लेकिन जब ये शहर फल फूल रहा था, तब यहाँ पर कम से कम 1000 लोग रहा करते थे, जिनमें से ज्यादातर लोग यहाँ की खदानों में काम कर रहे थे। इस जगह को सोवियत द्वारा 1927 में खरीद लिया गया था
और स्वामित्व के प्रमाण के रूप में उन्होंने शहरों के केंद्र को देखने के लिए लेनिन की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की थी। ये लोग सच में कम्युनिस्ट निगाहों के नीचे जी रहे थे। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो पिरामिडन की स्थिति खराब हो गई। कम सैलरी, रिसोर्सेज और शॉर्टेजेस और खराब लिविंग स्टैंडर्ड्स की वजह से इस जगह को घर तो नहीं बुलाया जा सकता था। बाद में 1998 में यहाँ की खान को भी बंद कर दिया गया। लगभग रातों रात कम से कम 300 कारीगरों ने अपने औजारों को यहीं पर छोड़ा, अपने परिवार के साथ इस जगह को छोड़ दिया। वहीं आने वाले कुछ महीनों में बाकी के लोग भी इस जगह को छोड़कर जाने लगे, जिसके बाद से जगह पूरी तरह से खाली हो गई। वहीं कुछ को तो इस जगह को छोड़ने की इतनी ज्यादा जल्दी थी कि आप यहाँ पर आज भी पुरानी फिल्में और कुछ दिल छू लेने वाली तस्वीरें और बाकी की चीजों को भी देख सकते हैं। कयाकोय टर्की। जब आप टर्की की इस अबेंडन सिटी जिसका नाम कयाकोय है इसे देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये कितने समय से खाली होगी? बिना छत वाले इन पत्थरों के घर और टूटी फूटी सड़कों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जगह बरसों से खाली है। लेकिन क्या आप मेरी बात का विश्वास करेंगे? ये पिछले 100 सालों से ही अबेंडन्ड है। जी हाँ, 1920 में इस जगह पर आपको लोगों की हलचल देखने को मिल सकती थी। यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स ग्रीक कम्युनिटी के लगभग 20,000 लोग रहा करते थे, लेकिन एक युद्ध के कारण सब कुछ तबाह हो गया। वैसे तो युद्ध ज्यादा चीजों के साथ यही करता है। ग्रीको तुर्की युद्ध ने ग्रीस और तुर्की को एक अलग मुकाम तक पहुंचा दिया था। हालांकि कायाकोय के ग्रीक निवासियों ने अपने तुर्की पड़ोसियों के साथ शांति स्थापित कर ली थी, लेकिन वहां की सरकार ने 1923 में अनिवार्य जनसंख्या विनिमय की मांग की। इसका मतलब था कि ग्रीक समुदाय को ग्रीस वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, और यही कारण था कि उन्हें अपना सुंदर गांव यूं ही छोड़ना पड़ा और उन्हें यहां वापस आने से भी बैन कर दिया गया था। यहां पर अब कोई भी नहीं रहता और लगभग 100 सालों से भी ज्यादा समय से ये जगह खाली है। आपको बस यहाँ पर 2 टूटे फूटे चर्च और कुछ पुराने पानी के फव्वारे देखने को मिलेंगे। कड़ी ठंड और तेज हवाओं ने इमारतों को उनके पत्थर की ईंटों के नीचे गिरा दिया है और इसी कारण से वे पुरानी नजर आती हैं, और शायद इसी कारण इस जगह को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया गया है, क्योंकि इस जगह की कोई भी तस्वीर नहीं है जो ये दिखा सके कि ये युद्ध से पहले शहर दिखता कैसा था। आपको क्या लगता है, ये कैसा दिखता होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। कदिक्चन, रशिया। इस पुराने रशियन शहर कदिक्चन की स्थिति को देखते हुए आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि इस जगह को अबेंडन कर दिया गया है। लेकिन जो बात आपको चौंका सकती है वो ये है कि ये सिर्फ 10 सालों से ही अनपॉपुलेटेड है। इसे सबसे पहले 1930 में बनाया गया था, जब इस जगह पर कोयला भारी मात्रा में मिलता था। लेकिन सोवियत यूनियन के रूल के दौरान उन्होंने शहर की नींव रखने के लिए लोगों को जेल में रखा था। अपनी बुरी शुरुआत के बाद भी कदिक्चन धीरे धीरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा और यहाँ 2 खदानों ने लगभग 10,000 निवासियों को आश्रय दे रखा था। लेकिन जब 1991 में सोवियत यूनियन का पतन हुआ तब ये खदानें लाभहीन हो गईं। 1992 में पहली खदान के बंद होने के बाद लोग यहाँ से जाने लगे और उसके बाद 1996 में यहाँ पर विस्फोट के बाद यहाँ से और ज्यादा लोग जाने लगे। 10,000 लोगों में से अब 2007 में यहाँ सिर्फ 300 लोग ही रहते थे और 2010 में इस जगह को ऑफिशियली डीपॉपुलेटेड घोषित कर दिया गया। शायद बहुत से लोगों ने ये जगह जल्दी जल्दी में खाली की होगी, क्योंकि यहाँ पर आप आज भी दीवारों पर पोस्टर्स देख सकते हैं और किताबें भी यूं ही टेबल पर रखी हुई हैं और कई सामानों को भी यूं ही छोड़ दिया गया है। पिरामिडन की तरह शहर के बीचों बीच आप यहाँ पर लेनिन की एक सड़ती हुई मूर्ति देख सकते हैं, जो हो सकता है कि सोवियत शासन की स्मृति की तरह से धुंधला पड़ गया हो। कोलमांस्कोप, नामीबिया। नामीबियन रेगिस्तान में कोलमांस्कोप की सड़ती संरचनाओं को देखकर आप समझ ही जाएंगे कि ये कई सालों से खाली है। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि कभी ये रेगिस्तान स्वर्ग जैसा हुआ करता था? ऐसा इसलिए है क्योंकि 1908 में इस रेगिस्तान में लोगों को डायमंड मिले थे। इन पत्थरों की खोज के बारे में लोगों को जल्दी पता चल गया था और 1912 तक इस छोटे से शहर में कई भविष्यवक्ताओं ने दुकान स्थापित कर ली थी। और ये सोचकर भी आश्चर्य होता है कि इन टूटी फूटी बिल्डिंग में कभी 1000 हीरा खनिकों, भविष्यवक्ताओं और उनके परिवार वालों का घर हुआ करता था। आपको इस बात को सुनकर आश्चर्य होगा कि कभी इस जगह से उन्होंने एक वर्ष में लगभग 1 मिलियन कैरेट हीरे का उत्पादन किया था और ये उस समय दुनिया के कुल हीरे के उत्पादन का 12% हिस्सा था। लेकिन 1930 तक हद से ज्यादा माइनिंग करने के कारण यहाँ के सभी पत्थर खत्म हो चुके थे। लोग इस शहर को छोड़कर जाने लगे थे और उन सभी चीजों को यहाँ छोड़कर जाने लगे जिन्हें इस रेगिस्तान से ले जाना मुश्किल था, जैसे कि ये बाथटब। रेत को दूर रखने के लिए मानव गतिविधि की कमी के कारण इस शहर को धूल ने अपने कब्जे में कर लिया और यहाँ की खिड़कियों और दरवाजों से इन खाली कमरों में धूल भारी मात्रा में जमा होने लगी। वहीं कुछ इमारतों को तो इस धूल ने पूरी तरह से अपने अंदर समा लिया है, तो कुछ को यहाँ की हवाओं ने खुला कर दिया है। यहाँ तक कि अब आपको इसकी नींवें भी नजर आएंगी। इसलिए हम सिर्फ यहाँ के धन के खत्म होने की बात नहीं कर सकते।
पिपरियात यूक्रेन 1977 में द न्यूक्लियर सिटी के रूप में स्थित यूक्रेन में पिपरियात पृथ्वी पर अबेंडन महानगर का सबसे भूतिया इतिहास रखता है। इस जगह के निर्माण के दौरान यहाँ पर 13,000 अपार्टमेंट्स और 5,000 बच्चों के लिए स्कूल्स बनाए गए ताकि यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करने वाले श्रमिकों और उनके परिवार को रहने की जगह मिले। शायद आपने इस चेरनोबिल नाम की जगह के बारे में सुना ही होगा। जी हाँ, जब इस रिएक्टर में 1986 में ब्लास्ट हुआ था तो यहाँ से एटमॉस्फेयर में काफी मात्रा में टॉक्सिक रेडिएशन रिलीज हुआ। पिपरियात आपदा केंद्र से 2 मील से भी कम दूरी पर स्थित होने के कारण इसे अगले ही दिन खाली करवा लिया गया था और इस विस्फोट का नतीजा इतना बुरा था कि 30 सालों से भी ज्यादा समय तक इसे खाली रखना पड़ा। आपदा के प्रभाव आपको पिपरियात के खोए हुए अम्यूजमेंट पार्क में देखने को मिल सकते हैं, जहां आपको पुराने फेरिस व्हील और धीरे धीरे सड़ती हुई बम्पर कार्स देखने को मिलेंगी, जिन्हें किसी ने भी सालों से नहीं चलाया, क्योंकि जिन लोगों को यहाँ से निकाला गया था उन्हें सिर्फ 50 मिनट में ही इस जगह को खाली करने के निर्देश दिए गए थे। बहुत से अपार्टमेंट और स्कूल्स में आप सड़ते हुए सामान देखेंगे। ये सभी सामान उन 50,000 लोगों के लिए कुछ स्मारक की तरह हैं, जो उन्हें याद दिलाएगा कि कैसे उन्होंने सब कुछ एक दिन में खो दिया। हालांकि अब इस न्यूक्लियर प्रभावित क्षेत्र में लोगों को जाने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन इस जगह पर जीवन को वापस बसाने के लिए कम से कम 20 से 300 साल तो लगेंगे ही। नॉर्थ ब्रदर आइलैंड, न्यूयॉर्क। हालांकि अभी तक जितनी भी अबेंडन जगह के बारे में हमने बात की वो काफ़ी दूर स्थित हैं, लेकिन अमेरिका में ये एक जगह ऐसी है जो कि उनके घरों से काफ़ी पास है। न्यूयॉर्क की पूर्वी नदी पर एक छोटा सा द्वीप है जो कि लाल ईंट की जर्जर इमारतों से घिरा हुआ है और इसका अतीत काफ़ी डरावना है। ये नॉर्थ ब्रदर आइलैंड है जो कि अबेंडन रिवर साइड हॉस्पिटल का घर है। यहाँ पर खास करके पुरानी हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स ही नजर आएंगी, जहाँ मुर्दा घर और नर्सों के घरों से लेकर एक विशेष टाइफाइड इन्फर्मरी भी है। ये जगह नदी के बिल्कुल बीचों बीच है, इसीलिए ये जगह अत्यधिक संक्रामक रोगियों को अलग करने के लिए सबसे उपयुक्त थी, जिसे शायद आज के दिनों में इस्तेमाल भी कर सकते थे। 1950 में इसे नशा करने वाले युवकों के लिए एक उपचार केंद्र के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इनमें से कई लोगों को तो उनकी मर्जी के बगैर ही रखा गया था, तब तक जब तक कि वे पूरी तरह से इस आदत को नहीं छोड़ देते। आप यहाँ की दीवारों पर उनकी दर्द भरी दास्तान पढ़ सकते हैं। वैसे तो पहले से ही जगह इतनी डरावनी थी, लेकिन 1963 में इसे इसकी विवादास्पद प्रथा के कारण बंद करना पड़ा और तब से लेकर अब तक इसे इसी हाल में ही सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। इस जगह के अबंडन होने के 60 साल के बाद भी ये भयानक जगह अब और ज्यादा डरावनी लगती है। कई सड़कें और रास्तों को वनस्पतियों ने ढक दिया है, यहाँ तक कि ढहती इमारतों को प्रकृति द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर आते ही हॉस्पिटल की सभी यादें जैसे ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे अबेंडन कमरे और वार्ड्स हैं जहाँ अभी भी सड़ता हुआ फर्नीचर मौजूद है। यहाँ तक कि यहाँ पर एक डरावनी लाइब्रेरी भी है, जिसे कभी यहाँ मौजूद लड़कों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर हजारों किताबें हैं जिन्हें यूं ही यहाँ पर छोड़ दिया गया है। आप मुझे अगर पैसे दें फिर भी मैं इस जगह पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आपको जाना हो तो आप यहाँ पर एक रात बिताने के लिए कितने पैसे लेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। कोप हिल डाउन, ब्रिटेन। अगर ऊपर से देखें तो ब्रिटेन में कोप हिल डाउन का खूबसूरत छोटा सा गांव एक सुखद सपने जैसा दिखता है। साफ सुथरे बगीचे और ड्राइववे को देखने से लगता है जैसे ये कोई इंग्लिश गांव का नज़ारा है, लेकिन जब आप नज़दीक से इसे देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं। यहाँ का आर्किटेक्चर इसे एक यूरोपियन टच देता है और ये आवासीय क्षेत्र एक आबादी वाले क्षेत्र की तुलना में किसी बॉम्ब साइट जैसा प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन खाली बिल्डिंग्स में कभी कोई रहने के लिए आया ही नहीं। कोप हिल डाउन वास्तव में एक नकली गांव है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस के द्वारा कोल्ड वॉर के अंत में बनाया गया था। इसका इस्तेमाल ब्रिटिश आर्मी द्वारा पूर्वी यूरोपीय सेटिंग में अपने शहरी युद्ध और करीबी युद्ध कौशल का अभ्यास करने के लिए किया जाता था, लेकिन जैसे युद्ध खत्म हो गया था इस साइट को ड्रिल्स और कॉम्बैट एक्सरसाइज के लिए फिर भी इस्तेमाल किया जाता था। हाल ही में यहाँ पर कार्गो कंटेनर्स से बने कुछ छोटे से झोपड़ी शहर को शामिल किया गया था। इन्हें अफगानिस्तान और इराक की सड़कों पर अनुकरण करने के लिए रखा गया है, जहां कभी ब्रिटिश सेना तैनात की जाती थी। यहाँ पर उन्होंने कुछ जली हुई गाड़ियां और ट्रेन की बोगियां भी रखी हैं, जिससे वे किसी भी तरह की परिस्थिति के लिए तैयार हो सकें। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा करते हुए उन्होंने एक अंग्रेजी गांव की सुंदरता को खराब कर दिया है। होटोवान, चाइना। ढहती ईंटों और सड़े हुए इंटीरियर्स यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यह है चाइना के शेंगशान द्वीप पर बसा होटोवान गांव, जो कि बाकी के अबेंडन शहरों से काफी अलग नजर आता है। शंघाई से सिर्फ 40 मील की दूरी पर स्थित इन इमारतों और पुराने घरों को स्थानीय वन्यजीवों ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है, जिससे गांव को द्वीपों के तट को एक हरे रत्न का रूप दे दिया गया है।
1990 में ये जगह एक संपन्न मछली पकड़ने वाला गांव था, लेकिन चाइना की बढ़ती हुई फिशिंग इंडस्ट्री की डिमांड पूरी न कर पाने के कारण यहाँ पर 200 मछुआरे, जो कि यहाँ पर लगभग 500 घरों में रह रहे थे, उन्होंने अपना रुख मेनलैंड की ओर बदल दिया ताकि वे अपने लिए नौकरियां ढूंढ सकें। और आने वाले सालों में ये गांव पूरी तरह से खाली हो गया और 1994 में यहाँ पर बस कुछ ही गांव वाले रहते थे। और तभी प्रकृति ने यहाँ की बिल्डिंग्स की दीवारों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और लगभग सभी नुक्कड़ और क्रेन को अपने हरे भरे पत्तों से ढकना शुरू कर दिया। दिखने में तो ऐसा लगता है जैसे ये बिल्डिंग की दीवारें हरियाली से बनी हुई हैं। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस। ऑर्डोज कांगबाशी, चाइना। घोस्ट हाउस में आपका स्वागत है। वास्तव में घोस्ट टाउन नहीं है, इसे गलती से घोस्ट टाउन बना दिया गया है। ये ऑर्डोज न्यू टाउन है जो चीन के इनर मंगोलिया के सुदूर प्रांत में स्थित है। ये चीन के कोयला भंडार के 1/6वें हिस्से पर स्थित है और यहाँ पर तकरीबन 3 लाख रेसिडेंट्स आराम से रह सकते थे। शुरुआत में तो कुछ ऐसा ही सोचा गया था। बस 5 ही सालों में यहाँ पर बड़ी इमारतें बनाई गईं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की सांप्रदायिक सुविधाएं मौजूद नहीं थी और इस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक सर्विसेज की कमी के कारण ये शहर नए लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका। देखा जाए तो ये लगभग कई सालों से खाली था। सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि चीनी मेगा शहरों का निर्माण कैसे किया जाता है। इस जगह को यहाँ रहने वाले लोगों के हिसाब से नहीं बनाया गया है, बल्कि इसे इस सिद्धांत पर बनाया गया था कि यहाँ पर लोग रहने के लिए आएंगे। यहाँ के सभी बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स को इतना बड़ा बनाया गया था ताकि लोगों को लगे कि वे कितने छोटे हैं। यहाँ के शहरों में आपको एक क्लासिक सोवियत आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा। ये जगह इतनी बड़ी है कि भले ही यहाँ पर फिलहाल 1 लाख लोग रह रहे हैं, फिर भी ये जगह सुनसान महसूस होती है। आप इनमें से कौन सी जगह पर चोरी चुपके जाना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।